हे गाइस जी, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नील इस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड का वायरल हिंदी का पेपर। जी हाँ मैं दोस्तों नए पैटर्न पे आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है जल्द प्राइवेट हो जाए। आप सोचोगे कि बाद में देख लूंगा, लेकिन बाद में हो सकता है ये वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़े। तो जल्द जल्द आप देख लो, मैं जल्द जल्द इसको पूरा का पूरा सॉल्व करा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो एकदम न्यू पैटर्न पे, जिसमें आप लोग का ये 20 मार्क का शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। चलो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। जी हाँ मैं दोस्तों सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखो यहाँ कोड है, चूंकि मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता इसलिए कोड को यहाँ पे मिटा दिया हूँ। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये आप लोग का 3 घंटे 15 मिनट का टाइम, 70 मार्क का आप लोग का पेपर, जिसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपका ओएमआर शीट पे होगा। ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार की होगी, आप सब जानते हो। देखो जैसे आपको कैसे भरना है ये तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं नहीं बताता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐसे, मतलब 20 मार्क का जो शुरू में ऑब्जेक्टिव होगा उनका कुछ इस प्रकार आंसर देना होगा। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। हम लोग का मेन मुद्दा है इसको जल्द जल्द सॉल्व करना, इस पेपर को। चलो हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहला आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र। सही ऑप्शन है जीवनी। जी हमें दोस्तों कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है। सेकंड प्रश्न क्या है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सेकंड प्रश्न की भारतेंदु ऊक के निबंधकार है। ओके, भारतेंदु के इनमें से कौन निबंधकार है। श्याम सुंदर दास है, बालकृष्ण भट्ट है, रामचंद्र शुक्ल है, या बाबू गुलाब राय है। सही ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के एक प्रसिद्ध निबंधकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो गाइस, अगला थर्ड नंबर प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र है। देखिए जो राम कुमार वर्मा है उनके द्वारा ये दीपदान एक एकांकी है, इसको रचा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कुल कितने पात्र है। कुल कितने पात्र कहने का मतलब है, जैसे आपने दो बैलों की कहानी सुनी होगी, तो उसमें दो बैलों की कहानी में एक, मतलब दो बैलों का नाम क्या होता है, एक का हीरा एक का मोती। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि उस कहानी में दो पात्र है, एक हीरा और एक मोती। उसी प्रकार ये राम कुमार वर्मा जो हैं, इनके द्वारा एक ये दीपदान मतलब एकांकी है, और इसमें कुल 7 पात्र हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 3 पात्र है गलत, 9 पात्र हैं, कुल 7 पात्र है, ये सही हो जाएगा। काफी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चौथा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कि विचार पीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। गलत भाई, इतिहास ग्रंथ नहीं है। उजली आग यशपाल, नहीं गलत है, उजली आग के यशपाल नहीं, ये रामधारी सिंह दिनकर लेखक है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं भाई, डॉक्टर नागेंद्र उपन्यासकार नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध हिंदी विधा की एक आलोचना विधा है। ठीक है, आलोचना आपने सुना होगा, उसके एक प्रसिद्ध लेखक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि राम कुमार चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के बाद चौथे के बाद चलो हम लोग पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी मस्त प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कि वीरगाथा काल, मध्यकाल, युद्धकाल, या श्रृंगार काल। सही ऑप्शन है कि वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोग का पांचवा प्रश्न हो गया। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न इधर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि राम वृक्ष वेनी पूरी किस निबंध के लेखक हैं। ओके, पुरस्किरात के, ठलुआ क्लब के, बट पीपल, या गेहूं और गुलाब। सब लोग जानते हो यार, गेहूं और गुलाब इनका प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, 1 मिनट सॉरी। ओके ओके, चलो यार आके कराता हूँ हम लोग का सातवां प्रश्न। इस वीडियो को अभी अगर आप अपने सारे दोस्तों में शेयर नहीं किए हो तो कर दो। देखो मैं ये वीडियो आपको 2 बजे रात को शूट कर रहा हूँ, और फिर सुबह इस वीडियो को मैं मतलब ऑनलाइन करूँगा, और पता नहीं आप मतलब ये कब वीडियो डिलीट हो जाए, तो फिर आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो तब तक। ठीक है, तो क्या भूलू क्या याद करूँ किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, हमें ये पूछ रहा है कि क्या भूलू क्या याद करूँ किस गद्य विधा की रचना है। सब लोग जानते हो कि क्या भूलू क्या याद करूँ और नीड़ का निर्माण। फिर 2 रचनाएं हैं जो लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, और दोनों आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। तो ये जीवनी कहानी रेखा चित्र गलत हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां देख सकते हो कि यामा रचना के लेखक कौन है। ओके, यामा आप जानते हो कि आपकी जो महादेवी वर्मा है उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ये आपका हिंदी व्याकरण से प्रश्न आ गया कि करुणस का स्थायी भाव है। करुणस मीन्स करुणा, तो इसमें वीरता, शोक, उत्साह या हास्य। तो शोक भाई, करुण मीन्स वही शोक एक तरह से। ठीक है, तो ये इसमें
मतलब करोड़स का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 10। जी हमें दोस्तों प्रश्न संख्या आप लोग 10 देख सकते हो कि चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है। भाई ये आप लोग की लाइन जो है ना, ये मतलब पद्य भाग में ये लाइन दी गई है, चरण कमल बंदउ हरिराय। ठीक है, ये शायद सूरदास जी वाले, मतलब सूरदास का जो पद वाला चैप्टर है उसी का ये लाइन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो भाई चरण कमल बंदउ हरिराय में आप सीधे याद रखिएगा उपमा अलंकार। अब कैसे है उपमा अलंकार, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो मतलब दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। इसी पे मुझे 5-7 मिनट आपको समझाना पड़ेगा। चलो आगे मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। ओके, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाई सममात्रिक छंद। सिंपल है, सममात्रिक छंद। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो 11 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग की यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आ जाता है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। ओके, उत्कर्ष शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो देखो उत्कर्ष, तो इसमें कौन सा उत, यहाँ देखो उत प्लस कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट होगा, क्योंकि उत, देखो उत प्लस कर्ष, यहाँ एक इसका अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बराबर उत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उत होगा, ये वाला, ये फर्स्ट वाला ध्यान देना। इसमें काफ़ी सारे लड़के गलती करेंगे, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान देना। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 12 के बाद इधर 13 नंबर। उसके बाद ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये सब्जेक्टिव वाले हैं। तो चलो इधर हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये है कि दासत्व शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो दासत्व, दास प्लस त्व, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका हम लोग का मतलब ये त्व प्रत्यय हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा होता है और प्रत्यय बाद में लगा होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इसमें काफ़ी सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है कि देश विदेश में कौन सा समास है। ओके, हमें देश विदेश जो है इसमें समास बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका फर्स्ट ऑप्शन से ये द्वंद्व समास। ठीक है, ये बीच में हाइफन होता है, उसमें द्वंद्व समास, जैसे माता पिता हो गया उसमें द्वंद्व समास, और जैसे जो संख्या बोधक होता है जैसे त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो 14 के बाद 15 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि हल्दी का तत्सम रूप। ओके, जो हल्दी शब्द है इसका हमें तत्सम रूप बताना है, क्योंकि हल्दी एक तद्भव मतलब शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द मतलब एक तरह से अशुद्ध शब्द बोल सकते हैं। शुद्ध शब्द, शुद्ध संस्कृत भाषा का शब्द हल्दी का वो होता है हम लोग का ऑप्शन है कि हरदी या हरिद्रा या हल्दी का या हरद्रिका। आप लोग देख सकते हो ये चार काफ़ी मतलब इससे में टॉप टॉप मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन है हरिद्रा। ठीक है, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। क्लियर, चलो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो कि निम्न में आम का परिवाची शब्द है। ओके, हमें आम का परिवाची शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि क्षीर, अंबर, सोम, रसाल। सही ऑप्शन भाई रसाल हो जाएगा, क्योंकि ये क्षीर तो होगा नहीं, अंबर नहीं होगा, आकाश, सोम ये अमृत नहीं होगा, रसाल होगा। ठीक है, रसाल मीन्स आम होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 17 नंबर, ये इत्यादि में संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इत्यादि में संधि कौन सी संधि है, इति प्लस आदि। ठीक है, और यह किसका गुण है, तो यह यण संधि का गुण है। ठीक, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है यण संधि। देखो ये अगर मैं यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अब मैं आपको बताया कि इस वीडियो को मैं जल्द जल्द शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप संधि मैंने पूरा पढ़ा रखा है, संधि मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि पूरा मैंने पढ़ा रखा है। शायद 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो आप जाकर देख सकते हो। चलो बाकी यहाँ 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। ओके, 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप हमें ये मतलब बताना है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति या तृतीय में आप लोग देखते हो कि बहुवचन में भ्यः भ्यः आता है, तो मधुव्य हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक, बाकी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन। देखो आप मधु का और ये आपका जो नदी है इनका रूप आप याद कर लेना। ठीक है, काफ़ी आपके काम आएगा। तो नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, हमें नदी जो है इसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। ठीक है, ऑप्शन है कि नदौ, नदीभ्य, नदीभ्य, तो ये बहुवचन होता है। ठीक है, नदीवी और नदीसु। देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप, तो ये नदीवी हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक,
चलो ये 19 का हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं इधर, और हम लोग का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। देखो आप धातु, यह पठ धातु हमें कर रहे हैं। देखो तीन थे आप यहाँ पे, मतलब पठ धातु में तीन नहीं आपके 5 मतलब इसमें टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसको पांचों टाइप को आप लोग याद कर लेना एक तरह से। मतलब ये टेंस, इस समझ जाओ कि ये टेंस होता है। टेंस का नियम जो होता है वो संस्कृत का ही नियम होता है। कई जो आपको काम आएगा, आगे चलकर आपको काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे चलो पठ धातु का हमें लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप पूछ रहा है। ऑप्शन है कि पठ, पठतः, पठती, पठतु। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का पठतु, क्योंकि पठतु पठताम पठन्तु होता है, तो पठतु एक वचन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया। इन 20 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर ओएमआर शीट पे आप जानते हो कि आपको देना होगा। उसके बाद ये 50 मार्क के जो सब्जेक्टिव होंगे इनका आपको आंसर मतलब बोर्ड परीक्षा की कॉपी नॉर्मल जैसे मिलती है वैसी मिलेगी, और उस पर आपको लिखना होगा। तो चलो अब हम लोग इसको भी सॉल्व पूरा पूरा कर लेते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ये खंड ब का भी। ठीक, पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न इसको गुणात्मक प्रश्न नाम दिया गया, और इसमें पहला प्रश्न आपका संदर्भ व्याख्या से संबंधित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10th हिंदी के लिए सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग का 16 फरवरी को एग्जाम है। जी हमें दोस्तों 16 फरवरी वाले एग्जाम के लिए ये सारे के सारे मतलब एकदम वायरल पेपर है, तो आप इसको मतलब पूरा रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। चलो हम लोग का ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और देखो यहाँ पे ये 2+2+2 यानी 3 प्रश्न पूछा हुआ है, और जिनका आपको आंसर देने का तीनों का 2-2 मार्क यानी आपको 6 मार्क मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक हम लोग का ये गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि ऊंच और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहीं से आपको पता चल रहा है इतना ही पढ़ने से कि जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, ठीक है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का ये गद्यांश है। ठीक है, तो चूंकि इससे रिलेटेड देखो यहाँ 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन आपको देखो यहाँ अथवा का भी ऑप्शन है, मतलब इसको करो या एक इधर दिया है, देखो इधर एक दिया है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दिया है। 1 मिनट इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। ठीक है, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। यहीं से पता चल जा रहा है। ठीक है, पहाड़ों का बात आ रहा है, तो आप लोग का मतलब चैप्टर है अजंता, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, तो ये उसी का ये मतलब गद्यांश है। तो आप इसको कीजिए या आप इसको कीजिए, ये मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है, क्योंकि ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो ये आप लोग का ये मतलब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, इसका अगर लिखना हो तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। सिंपल ऐसे। अब इसमें जो ये रेखांकित अंश है इसकी आप व्याख्या करते रहना। व्याख्या मैं करूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, और हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए तो इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसका आप आंसर लिख लेना। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो, इसका आप लोग संदर्भ लिखोगे तो, लेकिन दोनों में से किसी को एक को ही आपको करना है। ठीक है, इसका आप लोग संदर्भ लिखोगे कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये चूंकि अजंता है तो अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऐसे इसका संदर्भ लिखोगे आप। ठीक है, और व्याख्या ये देख लो, जो रेखांकित अंश है उसके अनुसार व्याख्या कर देना, और पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप कर लेना। बाकी मैं बता दिया कि किस चैप्टर से है। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो हो सकती है डिलीट हो जाए तो मैं देखूंगा। ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को, उस बात पे भी हम लोग नहीं चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, हम लोग सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, जैसे हम लोग का यहाँ पद्यांश से संबंधित प्रश्न थे 2, तो यहाँ गद्यांश से संबंधित होंगे, जिसमें एक ये गद्यांश यहाँ पे देगा, इससे रिलेटेड नीचे 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। या अथवा कर यहाँ पे देखो, अथवा कर एक यहाँ पे और गद्यांश दिया रहेगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे नीचे प्रश्न पूछा रहेगा। ठीक है, तो आप मतलब ये पहले वाला कर दीजिए या दूसरे वाला के मतलब इसको पढ़ कर दीजिए आंसर, आपको 6 मार्क यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, चरण कमल बंधु हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने आगुंग पुनि बोले, रंग चले चित्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो ती पाए। ठीक है, ये आप लोग का वही सूरदास वाला जो चैप्टर है आप लोग का फर्स्ट
पद वाला, ठीक है, उसी से ये लिया गया है, ठीक है। तो इसका आप संदर्भ करते रहना, इस पद्यांश का आप अर्थ करते रहना, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद इसमें एक नॉर्मल प्रश्न पूछा है तो आप इसका उत्तर देते रहना, बाकी मैं बता दिया कि ये किस चैप्टर से है। और ये अतुल्य जिनके प्रताप, देखिए अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाचर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये आपका ना मतलब एक चैप्टर है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित, ठीक है, उसी का है ये, ठीक है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। स्वदेश प्रेम जो आपका चैप्टर है ना, स्वदेश प्रेम, ये आपका पद्य वाले भाग में जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उसी का ये गद्यांश दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया, सॉरी गद्यांश बोल रहा हूँ, पद्यांश, ठीक है, पद्यांश। तो इसका आप लोग संदर्भ लिखते रहना, आप लोग इसकी मतलब आप इस पद्यांश की व्याख्या कर देना, आप देख लेना। और इसमें एक नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है तो इसको पढ़ रहे हो, इसका अर्थ जानते हो तो इस प्रश्न का भी उत्तर देख सकते हो। तो आप देख लेना इसको। बाकी मैं हो सकता है कि आगे चलकर इसका एक बार पूरा पूरा जैसे लिख लूँ, एक बार मैं मतलब कॉपी पे लिख लूँ, ठीक है, कॉपी पे लिख कर बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है पूरा का पूरा। तो मतलब नो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 3rd नंबर प्रश्न, ठीक है। 3rd नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, अब देखो ये दूसरे के बाद तीसरा जो प्रश्न होगा 50 अंक वाले में, वर्णात्मक प्रश्न में, इसमें क्या होगा कि इसमें भी देखो यहाँ पे ये आपका मतलब हिंदी के पीछे संस्कृत का भी पाठ है। जी हमें दोस्तों, जो हिंदी वाली बुक है आपकी, उसमें हिंदी का कुछ संस्कृत के भी लेसन, जैसे आपका वाराणसी वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर हो गया, इसी तरह मतलब भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर हो गया, कुछ चैप्टर हैं। तो उसी तरह ये देखो, एकदा बहवः जना धूमयाना मतलब धूमयाना रेलगाड़ी आरोही नगरम प्रति अगच्छत। ओके, तो उसी से ये मतलब गद्यांश है, उसी से क्या है ये मतलब गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका आपको क्या लिखना है, आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है और साथ में हिंदी अनुवाद करना है। और देखो यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी आपको अथवा का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो मैं दिखाया था, ये करो या एक इधर है, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ, हाँ सॉरी, हाँ इधर अथवा कर कर यहाँ भी एक है, देख सकते हो अथवा कर कर, ठीक है। यहाँ तो इसको लिखो या पीछे वाले को लिखो आपका मन। ओके, तो देखो ये क्या है कि वाराणसी प्राचीन काल देहे गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोतते। यहाँ इसको शुरू में ही पता चल गया कि आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उसी का है। और ये वाला इधर जो है इसका मैं बता देता हूँ, ये वाला देखो, ये प्रबुद्ध ग्रामीण जो आपका चैप्टर है उससे है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, इसका केवल संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ इसमें ना लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, इसमें केवल आपको कैसे लिखोगे, देखो मैं बोलता हूँ कि प्रस्तुत ये संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवतरित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस ऐसे लिख दोगे इसका संदर्भ, ठीक है। सॉरी वाराणसी नहीं, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, ठीक है। और अभी वो अगर वाराणसी वाला लिखते हो तो उसमें वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे तो संदर्भ का 2 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर इसका जो भी हिंदी अनुवाद है, जैसे एकदा बहुवचन मतलब एक बार बहुत सारे लोग आरोही मतलब धूमयानम आरोही, धूमयान वही रेलगाड़ी पे आरोही मतलब चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति मतलब नगर की ओर जा रहे थे। तो ऐसे मतलब आप अपने मतलब हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर उसमें पूरा अर्थ लिख देना, उसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आपको ये करो या आप इधर मैंने दिखाया आप ये करो, दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, ठीक है, उधर वाला या इधर वाला, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे वो कर लेना, ठीक। चलो उसके बाद तीसरे के बाद यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न आप लोग का कैसा रहेगा। चौथा प्रश्न आपका मतलब ये आपका चूंकि ये गद्य से था, ये इसको गद्य नाम दिया गया है, यानी गद्यांश से नाम दिया गया है। और आपका जो श्लोक है ना, श्लोकों को पद्यांश नाम दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, पद्यांश। तो इसमें क्या रहेंगे कि आपके 2 श्लोक रहेंगे और इसमें भी बीच में अथवा रहेगा और इसका भी आपको संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा। तो देखो आप लोग का जैसे यहाँ एक निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और संदर्भ का 2 मार्क, 3 मार्क हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये है कि सार्थक प्रवसतो मित्रम भारी। ओके, मतलब ये वाला है ना, जो ये आपका शायद जीवन सूत्राणी जो है, जीवन सूत्राणी, उसी वाले चैप्टर से ये मतलब दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, ओके चलो, ये आप लोग का जीवन सूत्राणी वाला जो चैप्टर है उसका है, ठीक है। और ये जो श्लोक है बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत समो वीर वीर भाव ही वीरता, ये आप लोग का जो फर्स्ट ही चैप्टर है वाराणसी इस उसी से है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप जिसका मन आप उसका मतलब संदर्भ कर देना और उसका हिंदी अनुवाद कर देना, ठीक है। आपको उसका मतलब
आपको 2 मार्क संदर्भ का और 3 मार्क हिंदी अनुवाद का मिल जाएगा। जैसे चलो ये तो छोटा है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि बंधन मरणम वापी जो है वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव वीरता, मतलब बंधन हो या मरण हो, जय है या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, मतलब इन दोनों जगहों पे वीर के समान भावना ही रखना वीरता होती है, सिंपल। और ये सार्थक प्रोसुतो मित्रम भार्या मित्रम गृह सतह, मतलब सार्थक प्रोसुतो मित्र मतलब प्रवास में, मतलब घर से बाहर जो है ना वो धन यानी पैसा एक तरह से बोल सकते हैं, वो मतलब एक मनुष्य का एक व्यक्ति का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहस्थ, और घर पे किसी व्यक्ति की जो मित्र होती है वो उसकी पत्नी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आतुरस से विश्रम मित्रम दानम, मतलब जो रोगी है उसके मतलब उसके लिए एक तरह से जो वैद्य है वो मित्र है कह सकते हैं। और दानम मित्रम मरिष्यत, और मरने के लिए मतलब मरने वाले के लिए दान है एक तरह से बोल सकते हैं, ये इसका अर्थ है। तो आप लिख देना, आप बना बना कर, ठीक है, हिंदी अर्थ, और उसका आपको मिल जाएगा 3 मार्क, ठीक। चलो ये हो गया हम लोग का मतलब दोनों ये मतलब पद्यांश हो गए। इसके बाद देखो जो 5वां प्रश्न रहेगा वो आपका ये आपका खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा और 3 मार्क का। और खंड काव्य में सारे मतलब यहाँ बहुत सारे आपको क ख ग घ ग छ छ आप लोग देख रहे हो बहुत सारे खंड काव्य मिलेंगे। और इसमें देखो आपको फर्स्ट सेकंड दिया है, इसमें फर्स्ट सेकंड दिया है मतलब ख में, तो इसमें देखो किसी एक का हमें उत्तर देना है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निश्चित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मान लो जैसे आप ये तो हर जिले का मतलब जैसे 5-6 जिले का या 10 जिलों में कोई अलग खंड काव्य आता है, 10 जिलों में कोई खंड काव्य अलग आता है। तो मैं नहीं जानता कि आप किस जिले से हो, यूपी के किस जिले से वीडियो देख रहे हो, तो आप देख लेना जो भी आपके मतलब एग्जाम में है। मान लो आपके यहाँ मतलब आपके जिले में जय सुभाष खंड काव्य आता है, तो ये फर्स्ट ही है जय सुभाष, तो इसमें 2 प्रश्न है। अब दोनों में से कोई एक आपको करना है। जैसे जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीयक सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, आप इसको कीजिए, या ये जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए, आप इसको कीजिए। मतलब दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि यहाँ हमें प्रश्न में बोला है, ठीक है, दोनों को नहीं करना है। तो आप देख लेना आप किस जिले से हो, अपना इसमें खंड काव्य मतलब खोज लेना और उसका उत्तर लिख देना, ठीक है। चलो ये 5वां प्रश्न। उसके बाद इधर मैं 6 नंबर प्रश्न पे आ जाता हूँ, 1 मिनट। 6 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, ठीक है। सॉरी ये तो इधर तक आ जाता है खंड काव्य, 6 नंबर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो साफ साफ। ये क्या है, 1 मिनट मैं ये पेन ले लेता हूँ। सॉरी मैंने पेन कहाँ रख दिया यार, चलो यहाँ पे है, ओके। 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 6 में क और ख 2 प्रश्न पूछेगा। क में आप लोग का लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। और ख में आप लोग का यहाँ देख सकते हो कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें क्या होगा कि 3 ठे आपको ऑप्शन दे देगा, 3 में से कहेगा कि किसी एक का लेखक का या किसी एक कवि का आप जीवन परिचय लिखो और साथ में उसकी एक रचना का नाम लिखो। तो 3 मार्क आप लोग को जीवन परिचय लिखने का, ठीक है। और एक रचना का नाम लिखते हो तो उसका 2 मार्क, यानी यहाँ से 5 और 5 आपका 10 नंबर लेखकों के जीवन परिचय और कवियों के जीवन परिचय से क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान देना इनमें से आपको केवल एक का लिखना है, न कि तीनों का, क्लियर। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं कि कौन कौन जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, तो देखो आप जयशंकर प्रसाद का याद करो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य में, यही केवल 2 याद कर लो, आपका 100% फंस जाएगा, ठीक है। और पद्य भाग में अगर मैं बोलूँ तो तुलसीदास का, एक सूरदास का, एक महादेवी वर्मा का, 3 ठे आप लोग याद कर लेना, और एक और कोई आप अपने हिसाब से देख लेना, याद कर लेना, 4 ठे कम से कम याद कर लेना, ठीक है। तो ये 6 का क और ख कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा 5-5 मार्क का, ठीक। ओके, उसके बाद हम लोग का 7वां प्रश्न देखिए, मतलब निश्चित प्रश्न रहेगा। 7वां प्रश्न क्या रहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना होगा आपको। और यहाँ देखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो या इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ 2 श्लोक दिया था संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने का। तो ऐसा नहीं कि आप इसी को उठाकर और इसके जगह पे आप यहाँ पे लिख दो, नहीं, कोई अलग लिखना है। तो इसलिए आप मतलब कम से कम 3 श्लोक याद कर लेना कि बाई चांस अगर आपकी भाग्य खराब रही कि मतलब दो आपके यहाँ पे मतलब यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे 2 ठे, तो एक तो आपके पास बचा रहेगा, तो यहाँ आप लोग लिख दोगे। या एक केवल याद करते हो तो मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाएगा एक वो वाला, तो फिर आप यहाँ पे वो नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कम से कम 3 याद कर लेना। और 3 में मैंने काफ़ी मतलब हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, मैंने 3 काफ़ी आसान आसान श्लोक लिखवा रखा है, आप जाकर पढ़ लेना। उसी में एक ये भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाला, ठीक है। तो चलो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। 7वें के बाद यहाँ हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो
8वें प्रश्न में क्या होगा, इसमें इस प्रश्न में ना आप लोग को वही संस्कृत वाले पार्ट से ही, ठीक है, 4 ठे यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा और इनमें से केवल 2 का आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का रहेगा, यानी 2-2 4 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट प्रश्न है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। आप इसमें से मान लो खोज लो आसान, जैसे ये है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति उत्तर लिख दो इसका। और एक देखो यहाँ पे ये आसान है कि बीरह केन पूजे थे, तो बीरह बीरेन पूजे थे। केवल 2 का आप लोग आंसर लिख दिए, आपको 4 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर। उसके बाद देखो अंत में जो प्रश्न रहेगा वो आपका निबंध से संबंधित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, निबंध आपको लिखना होगा दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को। 4 ठे टॉपिक दिया रहेगा और ये इसमें से कोई भी, सबके सब इम्पोर्टेंट है, किसी पे भी आप लिख सकते हो निबंध, ठीक है। खासकर मैंने ये प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखवा रखा है। जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पे भी लिखवा रखा है, इन दोनों पे लिखवा रखा है, ठीक है। आपको चैनल पे मिल जाएगा। और ये 9 नंबर में, जी हमें दोस्तों 9 नंबर में निबंध पूछेगा। पहले पुराने पैटर्न पे 6 नंबर में पूछा करता था, लेकिन इस बार ये 9 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग, मतलब मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैंने लिखवा रखा है। आप चैनल के हिंदी के खासकर प्लेलिस्ट में जाकर ना ये निबंध देख सकते हो। तो चलो आप करते रहना, निबंध लिखते रहना। इस प्रकार हमने ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिए। ये चलो आप मतलब अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।